गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एनडीए का न्यू डेली टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 38 और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा लेट ऑलरेडी हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज पेपर। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और तुमको बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसे हमें फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 लाइंस। अब ट्रायंगल को इमेजिन करो साइड्स को देखते हुए कि इनमें से 2 साइड्स ऐसे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब तुम पूछोगे सर कौन से हैं, तो यहां पे ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट होता है उसमें मैंने बोला था कि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल हो जाए तो हम लोग दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा 1/3 और जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा -3 एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ दीज 2 लाइंस आर -1। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा ऑर्थोसेंटर हो जाएगा और साथ ही साथ ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। अब मैं ऐसे कैसे श्योर हो गया कि एक्सिस लाइन ही है, क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से पास करती है। देखो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 है, 0 0 को सेटिस्फाई करेगी, और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, ये भी 0 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो एक तरह से ये दोनों लाइंस एक्सिस लाइन के ऊपर में, तो ओरिजिन से अगर निकल रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि तीनों जहां पे मीट करेंगे, दोनों जहां पे मीट करेंगे दोनों लाइंस वो 0 0 पे मीट करेंगे। और तुम्हें जो लाइन यहां पे दिया हुआ है दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन भी तो x और y को 0 0 पुट करने पे ओरिजिन से ही निकल रही है। दैट मीन्स कि ये पास करेगी ऑर्थोसेंटर से ही, और इसी की वजह से इसका आंसर हो जाएगा 0 0, दैट इज ऑर्थोसेंटर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये मैंने वहां तो नहीं करवाया था बट स्टिल पेपर हैज बीन डन। तो अभी मैं फिलहाल बता दूं कि ये करेक्शन यहां पे है, दिस इज नॉट +6y दैट इज -6y। अब क्वेश्चन ये कहता है कि तुम्हारे पास में ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन इज x² + y² - 4x - 6y + k इक्वल्स टू 0। इसके बारे में हमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली चीज कि ये लाइन डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द एक्सिस एंड, तो चलो पहले इसी को कंसेप्ट को पहले पकड़ते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो इसका जो सेंटर होगा वो 2,3 होगा। इसका मतलब है कि अगर ये सर्कल एक्सिस लाइन को टच नहीं कर रही है तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है। तो जो रेडियस की वैल्यू होगी, इस सर्कल की जो रेडियस की वैल्यू होगी वो <2 होगी, <3 होगी, क्योंकि ये एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। एक्सिस को टच कर रहा होता तो या तो हम उसको 2 के इक्वल कर देते या फिर 3 के इक्वल कर देते। तो सर्कल ऐसा हवा में उठा हुआ है तो ना तो सेंटर के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, क्योंकि सेंटर अगर 2 3 में है और मैं इनको ज्वाइन कर दूं एक्सिस लाइन के साथ तो मैं कुछ कर सकता था। तो रेडियस 2 से छोटी होगी, 3 से छोटी होगी, दैट मीन्स इन टोटल 2 से छोटी होगी। अब इसका रेडियस का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं जो कि होता है √ का g² + f² - c, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पहला कंडीशन मिल जाएगा 4 + 9 - k g², 2 किया यहां पे 3 किया, हाँ। तो 4 + 9 - k पूरे का √ मस्ट बी <2, तो यहां से आ गया 13 - k <4, और ये बन जाएगा कि k इज ग्रेटर देन 9। ये तुम्हारा पहला कंडीशन आ गया बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि तुम्हारा सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। अब दूसरा कंडीशन लाने के लिए तुम्हें यह बताया गया है कि देयर इज अ पॉइंट 2,2 विच लाइज इनसाइड द सर्कल। अब इनसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2,2 को तुम इस इक्वेशन में डालते हो तो इसकी वैल्यू <0 होगी। तो एक बार ये कर लेते हैं, 2,2 को इसके अंदर पुट करो। 4 + 4 -8 - 12 प्लस k मस्ट बी <0। यहां से तुमको k के वैल्यू का एक और रेंज पता चलेगा। तो 4 + 4 8 होता है, इसको यहां भेजो तो k इज <12। पहले हमने प्रूफ किया था, अब इन दोनों को जरा मिला दो। पहले हमने प्रूफ किया था कि k की वैल्यू 9 से बड़ी है, और अब हमने प्रूफ किया कि k की वैल्यू 12 से छोटी है। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो डी ऑप्शन विल बिकम योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन एलिप्स और फोकस, एलिप्स और सर्कल को मिला के बनाया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द
फोकाई ऑफ द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x² + y² 9 = 1। तो तुम्हें एक ऐसे सर्कल को की रेडियस को फाइंड करना है जो कि फोकाई ऑफ द एलिप्स से पास कर रही है, जो कि यहां पे होता है, और साथ ही साथ इस पार्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर है वो 0,3 पे है। तो ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो इक्वेशन हमें दिया है, इससे ये तो पता चल गया कि ये तुम्हारा 4,0 है, ये -4,0 है, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, और ये 0,3 है और ये 0,-3 है, ये माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट है। इसको सेंटर बना के तुमको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि फोकाई से पास कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सेंटर है और ये एनी पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस होगा यही रेडियस होगा। और फोकाई जो होता है एलिप्स के केस में होता है +-c,0, या सीधा कह लो c, अगर इस साइड से देख रहे हैं तो c,0, और c का फॉर्मूला यहां पे होता है अंडर रूट का a² - b², जो कि इस केस में है 16 - 9, तो √7। तो हमारा ये पॉइंट हो गया √7, 0। तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद ही तुमको रेडियस मिल सकता है। तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, √7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो ये बन गया 7 + 9 पूरे का अंडर रूट, मतलब √16, और आंसर हो गया रेडियस का 4। आई थिंक 4 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम लोग को याद दिला दूं कि मैंने तुम लोग को एक ट्रिक बताई थी कि a(f(x) के पावर में n प्लस b/f(x) के पावर में n की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 2√ab से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो अगर तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू मतलब 2√ab के इक्वल होगी। लेकिन अब तुम पूछोगे कि सर ये चीज यहां कहां दी हुई है, तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक cot² थीटा और tan² थीटा ये दोनों एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकल होते हैं, और दोनों के पावर में 2 लिखा हुआ है, तो तुम्हारा fx के पावर में n और 1/fx के पावर में n तो मिल ही गया। अब इसके साइड में 1 है, इसके साइड में n² है, मतलब a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई n²। तो यहां से यहां तक का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला 2 × अंडर रूट का 1 × n²। तो यहां से निकला सिर्फ 2n, और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है 2n, तो ओवरऑल लिस्ट वैल्यू जो इस फंक्शन की बनेगी वो बन जाएगी 4n, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए। एक, व्हाट इज द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6, एंड चूंकि तुमको इसका मीन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करोगे। तो ये जो मैंने लिखा है दिस इज द वैल्यू ऑफ x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसने एक y को भी डिफाइन किया है। y को क्या डिफाइन किया है कि इट इज द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो y मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के फॉर्मूले को लिखते हैं तो n × n + 1/2 एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज n, इसका स्क्वायर ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा x है। तो अब इनका रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 55/42 के इक्वल, और हमें बदले में निकालना है n की वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये n और ये n कट कर दो, और यहां से ये n और ये n कट कर दो। तो इसको स्ट्रेट अवे हम लोग इक्वेट करेंगे n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6, और यहां पे हो जाएगा n + 1 का होल स्क्वायर, और 4 चले जाएगा ऊपर क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां से एक n + 1 और साफ हो गया, तो हमारे पास में फाइनली बच जाता है 52/42, 55/42 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 2n + 1, और नीचे रह जाता है 6 × n + 1। अच्छा, इसमें और कटिंग हो सकती है, इसको 2 के टेबल में कट कर देते हैं, 2 और 3 में, और 3 इसको काट देगा 14 में। तो अब टोटल जो निकल के आया है आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये बन गया 55n + 55 इज इक्वल्स टू 56n + 28। आई थिंक आंसर हमारा आ चुका है। हमें n निकालना था, तो यहां से 55n इधर जाएगा और 28 इधर जाएगा, तो 55 - 28 n की वैल्यू आ गई है 27। आई थिंक दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन है, और ये 6th और 7th क्वेश्चन के लिए एक कॉमन डेटा दिया गया है, और वो भी स्पेयर के फॉर्म्स में। सबसे पहले एक स्पेयर ड्रॉ कर लो। इस स्पेयर के डायमीटर का एंड पॉइंट तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है,
एज ए एंड बी। ए है 1 - 1 2 और बी है 2 1 - 1। तुम्हें यह बताना है कि इस पार्टिकुलर स्पेयर के इक्वेशन का u प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर निकाल लो, क्योंकि सेंटर ही होता है -u - v - w इन केस ऑफ स्पेयर। तो सेंटर डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है, तो ये तुमको इजीली मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू आएगी ये -u - v - w की आएगी, और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो मैं यहां पे पहले आंसर्स लिख लेता हूं। तो ये बन गया 3/2, लेकिन हमें क्या करना है, ये -u की वैल्यू आई है, तो जब इसका प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब -1 + 1 ये तो 0 ही हो गया, तो यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2, लेकिन ये -w की वैल्यू है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा -1/2। तो टोटल आंसर हो गया -4/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है मेरे पास में -2, जो कि पहले ऑप्शन में। अच्छा, दूसरे पार्ट को करने के लिए तुमको सिंपल सा थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर मैंने स्पेयर में आधे वाले पार्ट में कहीं पे भी पॉइंट ले लिया और उसको डायमीटर के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, तो यहां पे हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सिमिलरली एंगल इन अ हेमीस्फीयर और सेमीस्फीयर इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो अगर मैं PA² + PB² कर रहा हूं, तो वो कोई और डिस्टेंस नहीं AB का स्क्वायर हो जाएगा। और AB क्या है, तुम्हारा डायमीटर है, तो एक तो इसका डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर दो। तो 2 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 -1 - 2 -3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर में कर चुका हूं, इसलिए और कुछ करूंगा नहीं, सीधा देख लेते हैं। 14 इज द आंसर, और ये तुम्हारा अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो ये 6 और 7 क्वेश्चन तो बहुत इजीली निपट गए। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। यहां पे ये वेक्टर का क्वेश्चन आया है तुम्हारे पेपर में, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि है 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप। अब ये तीनों एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है cos 2 बीटा और cos 2 गामा का सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो, cos बीटा निकालते समय जो भी तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ j कंपोनेंट है उसको लिखेंगे, और उसको डिवाइड करेंगे पूरे के मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब 16 + 64 + 1 पूरे का अंडर रूट, जो कि अल्टीमेटली हम लोग को देगा -8/9। संभाल के रख लो। उसी तरह से कॉस गामा निकालते समय के कैप के कंपोनेंट को रखेंगे ऊपर 1, और नीचे ये सेम वैल्यूज रूट का 16 + 64 + 1 करोगे 1/9 आ जाएगा। अच्छा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि तुम उसको cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू निकाल के दो। अब cos 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² बीटा -1, और cos 2 गामा का फॉर्मूला होता है 2 cos² गामा -1। 2 लिखा, cos बीटा की वैल्यू को स्क्वायरिंग मारो 64/81, फिर से 2 लिखा, cos² गामा की स्क्वायरिंग करो 1/81, और -1 -1 -2 हो गया। अब तुमको सिर्फ इसको सॉल्व ही तो करना है, चलो कर लेते हैं। ये देगा 128/81, ये देगा 2/81, तो टोटल हो गया 130/81 -2। एलसीएम लेने के बाद 162/81। अब तुम यहां फाइनली आंसर देख सकते हो, ये तुम्हारा आ गया है -32/81। आई थिंक -32/81 पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, सो आई थिंक द आंसर इज देयर। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, होप सो। अगला क्वेश्चन परमुटेशन का है। तुम्हें 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और साथ ही साथ उसमें एक और कंडीशन भी दी हुई है कि पहले तो तुम ये देख लो कि 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 4 5। इसके लिए बॉक्स मेथड लेते हैं हम लोग, पहले नंबर्स फाइंड कर लेते हैं कि कितने बना सकते हैं। अब देखो, 0 तुम यहां डाल नहीं सकते, तो इस पर्टिकुलर प्लेस को फिल करने के ये 4 तरीके हैं 1 2 4 5। तुमको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, विदाउट रिपीटेशन की बात कह दी है उसने। तो अगर तुमने इनमें से कोई भी एक डिजिट यूज किया तो अगले प्लेस के लिए ये डिजिट यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन 0 तुमने नहीं लिया था तो अब अगले इस प्लेस के लिए 0 ले सकते हो, तो अगेन 4 हो जाएगा। अब 0 को यूज कर लो, अगले वाले के लिए 3, फिर 2 और फिर 1। तो टोटल नंबर्स जो तुम बना सकते हो 5 डिजिट का विदाउट रिपीटेशन यूजिंग दिस डिजिट्स 0 1 2 4 5 इज कितना आ गया तुम्हारा 96 नंबर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है
कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दोज नंबर्स आउट ऑफ दीज 96 नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000। मतलब अब तुम्हें एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें तुम्हें यह पता करना है कि इन 96 नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 50,000 से ज्यादा होने के लिए सबसे पहले ये जो 10,000th प्लेस है तुम्हारा, दैट कैन बी ऑक्यूपाइड विथ ओनली वन ऑफ द डिजिट्स आउट ऑफ दिस 5 एंड दैट इज 5 इटसेल्फ। तो यहां 1 लिखो और इस 5 को कट कर दो। अगले प्लेस के लिए इन चारों में से कोई भी आ सकता है। अब 0 को यूज कर दिया, यहां 3, यहां 2 और फिर आखिरी में 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुमको दे रहा है 24 वैल्यू। मतलब 96 में से 24 वैल्यूज ऐसे होंगे जो कि 50,000 से बड़े होंगे। अब तुमको सिर्फ इतना बताना है कि ये 24 96 का कितना परसेंट है। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि 24 96 का 1/4 होता है। मतलब आंसर हो जाएगा 25%। दैट मीन्स 24/96 इंटू 100 करेंगे और ये तुमको देगा 25%। तो आंसर हो गया बी। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें हार्मोनिक मीन पता होना चाहिए कि 3 वैल्यूज का अगर तुमको हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 3 अपॉन में जिन वैल्यूज के लिए तुम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हो उनके रेसिप्रोकल का सम। तो सपोज कर लो मेरे पास 3 वैल्यूज हैं ABC और मुझे उन तीनों वैल्यूज का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3 वैल्यूज हैं, बिकॉज ऑफ दैट 3 यू हैव टू राइट 3 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन 3 वैल्यूज का जिन्हें मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है जिनका, उनको रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में वो 3 वैल्यूज हैं 10C4, 10C5 एंड 10C6। और अगर मैं इसका हार्मोनिक मीन निकाल रहा हूं तो कायदे के हिसाब से ऊपर 3 आ गया, नीचे आ जाएगा 1/10C4, यहां पे आ जाएगा 1/10C5 और यहां पे आ जाएगा 1/10C6। अब तुम्हारा काम है इनको कैलकुलेट करना, जो कि मैंने किया था। तो मुझे ये वैल्यूज मिले थे। 10C4 210 है, 10C6 उसके इक्वली आएगा क्योंकि 10C4 और 10C6 बिकॉज ऑफ NCA एंड NCB ये दोनों वैल्यू सेम होंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि ये वैल्यू इसलिए सेम हो जाते हैं क्योंकि A+B मिला के अगर n आ रहा है तो उन वैल्यूज को हम लोग सेम कर देते हैं। तो ये तो आ गया तुम्हारा आधा कैलकुलेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। उसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा 210, 252 और 210 का एलसीएम। इन तीनों को कट करने वाला नंबर है 7। 30 में गया, ये 36 और ये फिर से 30। अब इसको 6 से कट, 5 6 5 और फिर 5 से कट कर दो, 1 6 1। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 7 6 42, 42 इंटू 5 इज 210, 1260। अब ये 1260 यहां बैठ गया। 210 को 1260 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है। 252 को 1260 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है। 210 को 1260 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब तुम्हारे पास में फाइनली हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई 3 इंटू 1260 और इन सबका सम दैट इज 17। अब H की वैल्यू तुमको मिल चुकी है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है 270 अपॉन H निकालो। तो ये जो भी H की तुमने वैल्यू निकाली है इसको संभाल के साइड में रख दो और अब इसके ऊपर है 270 तो यहां नीचे आ गया 3 इंटू 1260 और ये 17 चला गया ऊपर। नाउ दिस इज 270 अपॉन H। अब तुम्हारा काम है आगे इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये 0 0 कट करो। अब ये 3 के टेबल में 9 में गया, 9 इसको कट कर देगा 14 में। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर आ गया है 17/14 जो कि तुम्हारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई होप पेपर बढ़िया पेपर था और सबने स्कोर जो देखा मैंने तो वो कुछ खास स्कोर नहीं था। एक्सेप्शंस आर देयर, 5 से 6 बच्चे 10 के ऊपर स्कोर किए थे, दैट इज अ गुड न्यूज, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डन विद द स्कोर्स। तो वीडियो को अच्छे से देखो शुरू से लेकर लास्ट तक, अपनी गलतियों को जानो, कहां पे गलती हो रही है, कहां पे तुम अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो उनको समझो एंड देयर इज ऑलवेज बेटर टुमारो। तो मैं चाहूंगा कि कल जब तुम पेपर दो तो तुम्हें ये सारी गलतियां पता चल जाए और कल का पेपर बेहतरीन होना चाहिए। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। एक बार अच्छे से देख लेना पूरे वीडियो को और अगर फिर भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क द डाउट्स। तुम क्लास में आराम से डाउट पूछ सकते हो। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।